अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें एक फैमिली थी जिनकी एक कनालों पे मुहित प्रॉपर्टी थी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो गई। 3 साइड रोड थी, तीनों तरफ सड़कें लगती थी उस प्रॉपर्टी के, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ गई। अब हुआ ये कि उस फैमिली के बेटे नालायक निकल आए, पढ़े नहीं, उनका कोई रोज़गार नहीं था, कुछ नहीं था, और चूँकि पैसे वाली फैमिली थी तो बेटियों की शादी खाते पीते घरों में हो गई। अब माँ बाप ने ये सोचा कि बेटियां तो अपने घरों में सेट हो गई हैं, लेकिन बेटों का कुछ किया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि इसमें से जो बेटों का हिस्सा है वो उनके नाम कर दिया जाए, ताकि वो लोग अगर चाहें तो उसके ऊपर कुछ दुकानें बना लें, जिसके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हों वो प्लाज़ा बना ले, कुछ थोड़ी सी बेच के और बाकी वो प्लाज़ा बना ले। इस तरह करके उनका रोज़गार लग जाए और उन्हें किराया आना शुरू हो जाए, उनकी मंथली इनकम शुरू हो जाए, उनकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। उन्होंने ऐसा ही किया, बेटों के नाम सारी जो उनका हिस्सा था वो कर दिया, उसमें से थोड़ा थोड़ा उन्होंने बेचा और बाकी पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब जो बाकी ज़मीन बच गई थी वो बेटियों की ज़मीन थी। एक तरफ थोड़ी सी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी थी कि अगर हमने सारी की सारी ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी तो कल को कहीं ये ना हो कि हमें इस घर से बाहर निकाल दिया जाए, माँ बाप दोनों को, और हम दर बदर ठोकरें खाते फिरें। इसलिए उन्होंने जो बेटियों वाला पोर्शन था वो अपने पास रखा और अपने बेटों को ये समझाया कि आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी के बाद ये बहनों को दे देनी है। इस पे बात तय पा गई। इस तरह बेटों को रोज़गार भी शुरू हो गया, उन लोगों की लाइफ सेटल्ड हो गई, और उसके बाद बाप की डेथ हो गई जिसके नाम बाकी प्रॉपर्टी थी। जब बाप की डेथ हुई तो बहनों ने कहा कि अब हमारा हिस्सा हमारे नाम कर दिया जाए, हम वालदा की केयर हम करेंगे या तुम लोग करेंगे, अब वालदा ने हम सबके साथ ही रहना है। तो उस वक्त आके एक झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा ये शुरू हुआ कि भाइयों ने कहा कि नहीं, ये ज़मीन अब शरई तौर पे तकसीम होगी। अब वो पहले हिस्सा ले चुके थे, अपने नाम ट्रांसफ़र करवा चुके थे, रजिस्ट्री करवा चुके थे, और ये ज़मीन जो बहनों के लिए रखी गई थी उसमें उन्होंने हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। माँ ने बहुत समझाया कि तुम्हारे बाप ने कहा था, लेकिन उस वक्त शायद समझ में नहीं आ रही होती। हिर्स होता है, लालच होती है, कुछ लोग अच्छा नहीं कर सक रहे होते, जिन्होंने दुकानें बनाई थी उनके पास इतने पैसे नहीं आ रहे थे, महंगाई और बढ़ गई थी, तो वो हिर्स, लालच, मजबूरी, ये सब चीज़ें थीं जिसकी वजह से वो लोग उसमें हिस्सा मांगना चाह रहे थे। अब वो ज़मीन फंस गई। अब वो ज़मीन ना ट्रांसफ़र हो रही थी और कोर्ट में चले गए और सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, बहन भाई। जानी दुश्मन तो नहीं हुए, लेकिन मेल जोल कम अज़ कम ख़त्म हो गई। माँ की बाकी ज़िंदगी रोते रोते गुजरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, एक दूसरे से लड़ाइयाँ चल रही थी, नाचाकियाँ चल रही थीं। इवेंचुअली ये हिस्सा भी शरई तौर पे, जो बहनों का हिस्सा था, ये शरई तौर पे कोर्ट ने फैसला किया और सबको डिवाइड कर दिया गया। माँ ने चाहा कि ये जो तकसीम में इनबैलेंस आया है इसे किसी तरह बैलेंस आउट कर दिया जाए, और 8वां हिस्सा जो माँ को मिलना था उसने सोचा कि मैं ये बेटियों के नाम कर दूं ताकि उन्हें भी जायज़ हक किसी हद तक मिल जाए। लेकिन फिर बेटों का प्रेशर, लड़ाई झगड़ा करना कि आप ऐसा नहीं कर सकती, इस पे हमारा हक है, इसकी वजह से वो खामोश हो गई कि ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मैं अपने बेटों से मिलने जुलने से ही ना जाऊँ। ये सारा कुछ हुआ, और जब माँ का इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर है जैसे मैंने बताया बंटवारा हो गया। बंटवारा ज़रूर हुआ, लेकिन शरई तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि शरई हक के मुताबिक बहनों को आधा हिस्सा मिलना था एज़ कम्पेयर टू भाइयों के, जो कि उन्हें नहीं मिला। उन्हें उस पोर्शन पे आधा हिस्सा मिला जो बकाया बच चुका था। मेरा मशवरा और मेरी गुजारिश इस वाक़ये को देखने के बाद ये है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर फोकस करें। वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हों, उनकी तरबियत अच्छे से हुई हो, वो दूसरे का हक मारना ना जानते हों, उन्हें दूसरे का हक मारना ना आता हो, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, गैरों का, किसी का हक वो मारना ना जानते हों, उन्हें ऐसा आता ही ना हो कि वो ये कर सकें।
और अगर आता भी हो तो वो उसे शदीद बुरा समझते हों। अगर आप इस तरह करेंगे तो यकीनन ऐसा वाक़या नहीं होगा। अगर आप वक्त नहीं दे सके बच्चों की तालीम और तरबियत पे, तो फिर एक काम करें कि फिर अपनी ज़िंदगी में ही शरई हिस्से और बंटवारा करके उन्हें दे दें। उससे कम से कम ये होगा कि आपके जाने के बाद ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं बनेंगे, वो एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो पैसों की लड़ाई है ये बाज़ दफ़ा बहुत बुरी हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, आप तकलीफ़ खुद से ले लें, बच्चों को ना दें। अगर आप उनका एक एलिमेंट इन माँ बाप का वो ये था कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए बेटियों को ज़मीन नहीं दे रहे कि हमें दरबदर ना कर दें। तो ऐसा होता नहीं है कि माँ बाप को दरबदर किया जाए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। हम लोग माँ बाप का एहतराम करते हैं, हम लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होने का 5% चांस है भी तो उस सूरत में भी आप अपने आप पे रिस्क कर लें, क्योंकि जब आप फिर औलाद की तकलीफ़ देखते हैं, अपने बच्चों को लड़ता झगड़ता देखते हैं, वो इससे ज़्यादा तकलीफ़देह होता है कि आप किसी किराए के घर में या किसी के रिश्तेदार के घर में अपनी आखिरी ज़िंदगी गुजार रहे हों। आपके बच्चों में अगर किसी पे बुरा वक्त आए तो आप उसकी मदद ज़रूर करें, आउट ऑफ द वे जाके मदद करें, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करवाएं, लेकिन बाकियों के साथ नाजायज़ ना करें। इस केस में बाकियों के साथ नाजायज़ हो गया क्योंकि वो खाते पीते थे, उन्हें इतनी शायद ज़रूरत उस वक्त नहीं थी जितनी इन लोगों को ज़रूरत थी, लेकिन अगले जहान जाके आपने हिसाब देना है कि आपने सही फ़ैसले किए, आपने सब कुछ हक सच से किया, और मेरे ख़्याल में ये हक सच से नहीं किया उन माँ बाप ने, और शायद अगले जहान इस चीज़ की जवाबदेही उन्हें करनी पड़ रही हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही था जी। मुझे अब दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।